Good morning children. Today I am going to teach you about the first chapter of the history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं. In fact, this is the beginning part of the chapter. This is the introductory part of the chapter. ये वास्तव में इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें प्रारंभिक इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है उसको हम बताने जा रहे हैं. इन फैक्ट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू ड्रीम ऑफ एन आर्टिस्ट. एक आर्टिस्ट का ड्रीम क्या था अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसको बताने का प्रयास किया गया है. फ्रेडरिक सोरियू, हु वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड 4 prints through which he expressed his dream about the countries of the world. In his dream, countries should be in the form of democratic social republics. देश को एक प्रजातांत्रिक देश होना चाहिए, देश को एक समाजवादी देश होना चाहिए, देश को एक गणतंत्रीय देश होना चाहिए. Why he expressed such dream? इस प्रकार का ड्रीम वो अपना क्यों एक्सप्रेस किया? Because on that time the common people of Europe were too much annoyed to which form of government? That was absolutist rule, that was absolute monarchy. उस समय यूरोप के सामान्य व्यक्ति एब्सोल्यूट मोनार्की से काफ़ी खिन्न थे, वो किसी रूप में इसका अंत चाहते थे. सो ऑन दैट टाइम कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी wanted to promote their country as the nation state. The common people of the society, like the authors, the poets, the historians, the artists, the musicians, all of them used their skill, applied their art for the development of nationalism among the countries of the world. वो अपने आर्ट को, अपने स्किल को, अपने इंटेलिजेंसी को इस रूप में यूज कर रहे थे कि वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद जगे और किस प्रकार से एब्सोल्यूट रूल का अंत हो और देश एक प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणतांत्रिक देश के रूप में प्रमोट करे. इन देयर ओपिनियन दिस कंडीशन कुड बी पॉसिबल इफ देयर कंट्री वुड बी इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट. देश तभी डेमोक्रेटिक बन सकता था, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में राइज करता जब कंट्री एक नेशन स्टेट के रूप में होता. सो ही एक्सप्रेस्ड हिज ड्रीम अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट. फ्रेडरिक सोरी prepared 4 prints through which he expressed his dream. In the first print, he draw the figure of a Statue of Liberty. In that figure, it has been expressed that the people of Europe and America of all age groups, men and women, marching like a train and offering their homage to a Statue of Liberty when they pass by it. जब वो उसके बगल से गुजरते हैं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना सैल्यूट देने का काम करते हैं. आप सोच सकते हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर कोई सैल्यूट दे रहा है, होमेज पे कर रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या होगा? बिकॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्सप्रेस्ड some important ideas which was very favorable for the common people of the society, common people of the society of the countries. For example, the Statue of Liberty bears the torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of man in the other. जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको दिखाया गया है कि वो एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल लिए हुए है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन है. मीन्स इट कुड प्रमोट द स्टेटस ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. दे कुड लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम इन देयर सोसाइटी. दे कुड एंजॉय देयर राइट्स. सो
common people expressed their homage towards the Statue of Liberty. All the artists, or better to say, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के जितने भी आर्टिस्ट थे उनके द्वारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया। क्यों दिखाया गया, आगे का जब चैप्टर पढ़ावेंगे तो उस क्रम में बतावेंगे व्हाई दे एक्सप्रेस्ड, व्हाई दे पर्सोनिफाइड नेशन और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर। बट हियर यू शुड नो दैट all the artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Now I am going to teach you that in the foreground of this figure, इस फिगर के फोरग्राउंड पर क्या दिखाया गया है, तो रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रूल, जो एब्सोल्यूटिस्ट रूल का अवशेष बचा हुआ था उसको दिखाने का प्रयास किया गया। बेटर टू से इसके ड्रीम में अब एब्सोल्यूटिस्ट रूल का अंत हो रहा था और एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक नेशन का राइज हो रहा होता, इसके ड्रीम को एक्सप्रेस किया था। ही एक्सप्रेस्ड हिज यूटोपियन विजन। व्हाट वाज यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप जानिए यूटोपियन शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये इतना आदर्श कल्पना होता है जो वास्तव में इस प्रकार के समाज का एग्जिस्ट करना उतना संभव नहीं होता है, लेकिन वो अपने ड्रीम में एक आइडियल सोसाइटी का कल्पना किया। मीन्स इन हिज ड्रीम या इन हिज एक्सप्रेशन all the countries of the world would be in the form of nation state and it would be identified by their flags or by their national costume. Means उनका अलग अलग अपना नेशनल फ्लैग होता, उनका अपना अपना नेशनल कॉस्ट्यूम होता, इसके द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाता। उनकी सब फ्रेडरिक सोर्यू also expressed that there should be the idea of fraternity among all the nations. जितना भी राष्ट्र होता उनके बीच एक जैसा भावना होती, जिससे उनके बीच एक समानता होती, जिससे उनके बीच फ्रैटर्निटी का भावना प्रमोट होता। ये आपको आगे और जो लाइन बतावेंगे उस क्रम में आएगा। यू शुड नो इन दिस फिगर द लीडिंग कंट्री हु मार्चिंग towards the Statue of Liberty, they are the USA, Switzerland, the France, all these countries, Germany and all the countries of Europe and America has been shown. When this figure was prepared on that time, USA and Switzerland were already nation state. After French Revolution, it was also emerged as the nation state, but fact was that Germany and the other countries were not in the form of nation state. So it interestingly at the time when Sooryu created this image, the German people did not yet exist as a nation. उस समय जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में नहीं आया था। यहाँ पर आप एक बात पर गौर कीजिएगा, बहुत जबरदस्त पीपुल्स शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका डायरेक्ट रिलेशन नेशन से है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन नेशन से है। तो ऑन दैट टाइम जर्मनी वाज नॉट डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट। उस समय जर्मनी एक नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज नहीं किया था। इट वाज द लिबरल एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरल इमेजिनेशन ऑफ Sooryu about the countries of the world, about Germany and the other countries of Europe. Fact was that these countries were not in the form of nation state, but in his dream all these countries were as the nation state. You should know that Germany, the people of Germany also in this figure also bears the national flag
tricolor flag. It was as the made up of the black, red and the gold. Means इस फिगर में जर्मनी के लोगों को भी ट्राई कलर फ्लैग के साथ दिखाया गया है, जो ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर से बना हुआ है. बट माइंड इट, अराउंड 1848 Germany was the collection of so many states. It was the country of 39 states, not as the unified nation, because on that time unification of Germany was not completed. उस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया था. फॉलोइंग द जर्मनी के पीछे दिखाया गया पीपुल्स. फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. On that time, all these countries were as a modern state, not in the form of nation state, but in the liberal dream of Frederick Soru. All these countries have been shown as the nation state. इन प्रत्येक कंट्री को एक नेशन स्टेट के रूप में दिखाने का काम किया गया है. In the beginning of the chapter, you will see the figure of Christ, Son, and the angels who graze upon this scene. उसके बारे में बताया गया है जो वो above the heaven वहाँ से इसे देख रहे हैं, राष्ट्र को देख रहे हैं. और इस फिगर को बताने के पीछे सेंस जो फिलोसफर का, आर्टिस्ट का है, यही है that they also like the existence of country as the nation. वो ये चाहते हैं कि दुनिया जितना भी कंट्री हो नेशन स्टेट के रूप में होना चाहिए. एंड देयर शुड बी द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी. उनके बीच भ्रातृत्व होना चाहिए. आइदर नेशन इज बिग और स्मॉल, देयर शुड बी द इक्वल वैल्यू ऑफ एवरीवन. देयर शुड बी द आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट अमॉन्ग देम. उनके बीच सम्मान की भावना होना चाहिए, उनके बीच समानता होनी चाहिए, उनके बीच भाईचारा होना चाहिए. You should know, early of the 19th century, in fact, was the period of sweeping change in the political and mental world of Europe. वास्तव में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, राजनीतिक जीवन में या चिंतन के क्षेत्र में. इसका परिणाम क्या निकला? दैट व्हाट वाज इट्स फाइनल रिजल्ट? द आइडिया ऑफ मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर वाज रिप्लेस्ड बाय द नेशन स्टेट. मीन्स द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज रिप्लेस्ड बाय द नेशन स्टेट. यू शुड नो दैट मॉडर्न स्टेट, यहाँ पर मल्टी डायनेस्टिक स्टेट शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो वास्तव में मॉडर्न स्टेट को बताने के लिए किया गया है. तो बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज आल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट अमॉन्ग द all the countries of Europe were in the form of modern state, but they were not in the form of nation state. So such revolutionary idea replaced the idea of modern state by nation state. मॉडर्न स्टेट के लिए 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो आप जानते हैं. सेंट्रलाइज पावर कंट्रोल्स द सॉवरेन ओवर द डेफिनेट टेरिटोरी. मीन्स सेंट्रलाइज पावर से यहाँ मतलब है सरकार से. सॉवरेन से होता है सॉवरेंटी, जो सरकार इनसाइड और आउटसाइड उसकी इच्छा. सॉवरेंटी इज द सुप्रीम विल ऑफ स्टेट ओवर सिटीजन्स. तो आप देखिएगा जो सॉवरेंटी को अवेल करती है कौन? सरकार. इसके बारे में बताया गया सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर वेल डिफाइंड टेरिटोरी. मीन्स एक निश्चित बाउंड्री के ऊपर, जो निश्चित भूभाग होता है उसके ऊपर. वास्तव में राज्य कहलाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. ये कहलाता है पॉपुलेशन,
वेल डिफाइंड टेरिटोरी और डेफिनेट टेरिटोरी, थर्ड इज गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज पावर, एंड फोर्थ इज सॉवरेंटी। तो उस समय मॉडर्न स्टेट का एग्जिस्टेंस था, देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट, बट नाउ दे वांटेड टू ऐड ए न्यू आइडिया अमॉन्ग देम, आइडिया ऑफ सॉलिडरिटी, आइडिया ऑफ वननेस, आइडिया ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। वो मॉडर्न स्टेट के आइडिया एलिमेंट के साथ साथ वो जो सॉलिडरिटी की आइडिया होती है, वननेस की आइडिया होती है, उसको वो पीपुल के बीच लाना चाहते थे। इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। मीन्स बिफोर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यूरोपियन कंट्रीज वेयर इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट, before the rise of nationalism, European countries were in the form of modern state. They were not in the form of nation state. They occupies the four important elements of the state like population, definite territory, government as well as sovereignty. But on that time there was lacking of unity, there was lacking of idea of oneness, there was lacking of the idea of common identity among the people of Europe. When the idea of nation state emerged, it tried to promote the idea of solidarity among the people of Europe. What was the meaning of nation state in 19th century? You can easily express your opinion. A nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. मीन्स एक नेशन स्टेट की आइडिया ऐसी आइडिया थी जिसमें सिर्फ देश का रूलर ही नहीं बल्कि सामान्य जनता कॉमन आइडेंटिटी की बात करता और वहाँ का इतिहास, वहाँ की विरासत में सबका शेयर होता, किसी एक का नहीं। सो द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वननेस, सॉलिडरिटी एंड कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल of the countries of Europe. Better to say, under nation state, the value of nation is more than the value of ruler. तानाशाही में, राजतंत्रीय व्यवस्था में देश का आइडेंटिटी राजा से बनता है, जबकि एक नेशन स्टेट में सरकार की आइडेंटिटी नेशन से बनती है। नेशन स्टेट पर वो इसलिए जोर देना चाहते थे बिकॉज आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट दे कुड एंजॉय देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, दे कुड एंजॉय देयर सोशल राइट्स, दे कुड लीव, दे कुड रूल्ड बाय ए रिपब्लिक कंट्री, दे कुड बी रूल्ड एज द रिपब्लिक कंट्री। वो एक रिपब्लिक कंट्री के तरह रूल होते, उनको डेमोक्रेटिक राइट एंजॉय करने का मौका मिलता, उनके समाज में समानता आ जाती और वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता। सो दे इमेजिन्ड अबाउट द नेशन स्टेट। यहाँ पर लाइन क्लियर है। जो फ्रेडरिक सोर्यूम नेशन स्टेट के रूप में नेशन स्टेट को क्यों प्रमोट करना चाहता था, यह उस समय जो यूरोप के पीपुल थे यूरोप को नेशन स्टेट के रूप में क्यों लाना चाहते थे, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 1848 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वाज मूव्ड अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, बट अप टिल 1848 1848 तक डेमोक्रेसी और राष्ट्रवाद का आइडिया एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे। उनका मानना था that if there would be the existence of nation state, they could enjoy their democratic rights, they could be ruled by the representative of the people, there would be the equality in their society, and there would be the rule of constitution. Head of the nation would be elected by the people, not preside over the throne on the basis of heredity. This is the information about the introductory part of this chapter.